तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पारित हो गया है। सर्वसम्मति से पारित हुआ है यह विधेयक। बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है पश्चिम बंगाल विधानसभा में। ऐतिहासिक होगा ये, सीएम ममता बनर्जी ने यह बात कही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। तो बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। सर्वसम्मति से पारित हो गया है यह विधेयक। साथ ही साथ इस मौके पर ममता बनर्जी ने जोरदार निशाने साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री पर भी। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे तक की मांग कर डाली। कहा कि वो लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में सक्षम नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। बता दें कि बंगाल विधानसभा से पारित हुए एंटी रेप बिल में रेप के मामले में अगर वारदात के कारण पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो दोषी पाए गए शख्स के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान होगा। तो सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हो गया है बंगाल विधानसभा में। दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो जो आरोपी होगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें यह भी शामिल है कि किस दिन में ऐसे मामलों में जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी। तो यह विधेयक पास होने के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब दिया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि बीजेपी ऐसे हर बिल के साथ है जो बेटियों, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लाया जाता है, लेकिन ममता सरकार के इस बिल का मकसद इंसाफ से ज्यादा अपनी खराब हो चुकी इमेज को बचाने का है। आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में एक बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी? इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नजर आ रहा है। और राजेश सिन्हा मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। राजेश, क्या माना जाए, अब बेटियों को इंसाफ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल अब पास कर दिया गया है ममता सरकार की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। ममता सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले एंटी रेप बिल को बंगाल विधानसभा से पास करवा लिया है और ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हुआ यह था कि जब से आरजी कार अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने में आया था तो लगातार ये डिमांड चल रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बेटियां सुरक्षित रहें। और खुद ममता, चूंकि वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, तो वो भी कह रही थी कि हाँ, एक कड़ा कानून की जरूरत है, एक ऐसा कोई बिल ऐसा आना चाहिए। और उसके बाद से आज वहाँ पर एक बिल का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल आपराधिक कानून संशोधन 2024, इसे आज पेश किया गया था। उसे फिर उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है और इसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कठोरतम सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसमें है कि अगर मान लीजिए कि कोई
दोष साबित हो जाता है किसी आरोपी के रेप का, तो ऐसा है कि अगर उसकी यानी पीड़िता की अगर मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो इसे एक गंभीर मामला माना जाएगा और इसमें उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या गंभीर क्षति होती है मस्तिष्क को, तो उसके बाद इसमें गंभीर मानकर इसे मृत्यु दंड राजेश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल मेरा ये कि अगर कोमा में जाती है पीड़िता या उसकी मौत हो जाती है तो फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर वो जीवित रहती है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, उसके लिए फिर उसके बाद आजीवन कारावास होगा और बाकी जिस तरह से दोष उसके ऊपर साबित होगा उसके बाद कानून के अनुसार उसे सजा दी जाएगी उस दोषी को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है इस बिल में ताकि इसे रोका जा सके। होता यह है कि जब किसी के साथ बलात्कार होता है या उसकी हत्या हो जाती है तो आप जो दोषी होते हैं उसे आप सजा देती हैं, लेकिन ये जो प्रावधान है इसमें विधेयक में वो ये भी है कि उसके लिए अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे उन रास्तों पर जहां पे महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा पाता है तो ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। रात्रि साथी का प्रावधान है जिसके तहत महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत अगर पड़ती है तो डॉक्टर्स की ड्यूटी को और लंबा भी किया जा सकता है। ये जो पूरी जो कवायद है जो इस नए जो बिल में जो कानून बनने वाला है उसके जो प्रावधान है उसमें इस बात की सुरक्षा महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि रात में जो महिलाएं ड्यूटी पे होती हैं, काम महिलाएं जो अपने अपने ऑफिसर्स में काम करती हैं तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित कैसा रखा जाए इसका खास ख्याल रखा गया है। इस महिला इस बिल में जो एंटी रेप बिल के नाम से जाना जा रहा है और उसका जो नाम है वो अपराजिता महिला एवं बाल कानून संशोधन 2024। जी राजेश जी, चलिए फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ममता के तरफ से बिल ये पास करवा दिया गया, विधानसभा से पास हो गया है एंटी रेप लॉ बिल। और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ब्रुनेई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको कि वहां पर जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे ब्रुनेई से, जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन वो कर रहे हैं और यहां पर छोटे छोटे बच्चों से भी प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। तमाम लोग यहां पर पहले से पहुंचे हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनसे मुलाकात की और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ पर लोगों का से हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ब्रुनेई के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब यहां पर पहुंचे थे तो जोरदार तरीके से उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था। बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था उनको और अब यहां पर तमाम लोग हैं जिनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में कुछ नारे लिख कर के लेकर आए हैं बैनर्स पर। अब वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ पर पहुंचे हुए लोग और प्रधानमंत्री उन्हें बाकायदा गोद में लेकर लोगों से काफी खुश दिली से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जोरदार तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित हैं। खुशी में उनकी तरफ से पीएम के नाम की नारेबाजी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री भी काफी खुश दिली से सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। वो ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री और जब पहुंचे थे तो उनका तब भी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी जोरों शोर से उनका स्वागत किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। यहां पर प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें ब्रुनेई में पीएम का जब भव्य स्वागत हुआ था।
सीधी तस्वीरें ब्रुनेई से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए यहाँ पर और भारतीयों के बीच भी प्रधानमंत्री हैं। तमाम भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे थे पीएम से मिलने के लिए, उनकी झलक देखने के लिए, और प्रधानमंत्री भी उनसे मिलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं बुजुर्गों का भी आशीर्वाद ले रहे तस्वीरों में प्रधानमंत्री, यानी काफी खुशी उनको भी महसूस हुई। चेहरा देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है और लोगों में कितनी खुशी है ये तो आप देख ही सकते हैं। तो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर लोग, इतने उत्साहित थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो सेल्फी लेते भी लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा अब तिरंगा झंडा लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो भारतीय समुदाय के लोग थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो चलिए अब बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर की। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए। तो हरियाणा में चुनाव है और आज अटकलें ये लगाई जा रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर यहां पर मिलकर चुनाव लड़े। आपने राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया है। राहुल ने हरियाणा में गठबंधन की बात कही थी आम आदमी पार्टी से, जिसका स्वागत किया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। साथ ही साथ यह भी उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सहमति से इस पर फैसला होगा, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो हरियाणा में बीजेपी को हराने की है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही गई थी कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन जिस तरह से राहुल ने गठबंधन की बात कही उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो रवैया है, जो रुख है, वो सकारात्मक दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की सहमति से इस पर फैसला होगा, ये बात कही है संजय सिंह ने। साथ ही साथ राहुल के फैसले का, राहुल के बयान का उन्होंने स्वागत भी किया है। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि खुद राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं से इस पर राय मांगी है। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है और कांग्रेस गठबंधन को तैयार दिखाई दे रही है, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि इसी गठबंधन की सुगबुगाहट के चलते हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान नहीं हो पा रहा है। बता दें आपको कि कांग्रेस में पिछले कई दिनों से मंथन का दौर जारी है, कई बैठकें हो चुकी हैं। खबरें यह भी सामने आई थी कि नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो हो सकता है कि शायद गठबंधन की वजह से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ना कर पा रही हो। पार्टी के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कई दिनों से मंथन के बावजूद टिकटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। तो कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रखे हैं, खबर यह सामने आ रही है। लेकिन शायद कांग्रेस गठबंधन फाइनल होने के वक्त का इंतजार कर रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता वापस चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। इसके लिए राहुल गांधी ने गठबंधन की बात कह दी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बयान का स्वागत भी किया गया है राहुल गांधी के। साथ ही साथ ये भी कहा गया संजय सिंह की तरफ से कि केजरीवाल की सहमति से इस पर आगे फैसला होगा। यानी सकारात्मक जो रुख आम आदमी पार्टी का नजर आया, उससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में गठबंधन हो सकता है दोनों पार्टियों का, यानी बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। हरियाणा चुनाव साथ लड़ने को लेकर राहुल गांधी के ऑफर पर आम आदमी पार्टी सहमत नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि मैं राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है,
निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो बता दें आपको कि राहुल गांधी ने कल अपनी पार्टी की बैठक में कहा था कि वोट के बिखराव को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर सोचना चाहिए। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने। कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। तो वहीं इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में कितना भी बड़ा गठबंधन क्यों ना कर ले, जीतेगी बीजेपी ही। देखिए, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, इसलिए वो किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार है। गठबंधन वो आम आदमी पार्टी से भी करना चाहते हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था, रिजल्ट आया था 0। कांग्रेस अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेगा तब भी कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। आने वाली है बीजेपी, जीतने वाली है बीजेपी, फिर से 5 साल के लिए और सेवा करने वाली है बीजेपी। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस हरियाणा में अपने दम पर कॉन्फिडेंट होने के बावजूद गठबंधन को तैयार दिखाई दे रही है, जबकि आपसे गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कोई कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन इसकी 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली यह है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर दोनों पार्टियों की ताकत बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है, क्योंकि तब 5 लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस को 42 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 4% वोटों के साथ 4 सीटों पर बढ़त मिली थी। तो बीजेपी को कुल 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। अब कांग्रेस की रणनीति यही है कि अगर दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा 46 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि चुनाव साथ लड़ने से वोटों का विपक्षी बंटवारा नहीं हो पाएगा। तीसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनाव में एक साथ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता होने की हैसियत से राहुल सबको साथ लेकर चलने का संदेश भी देना चाहते हैं, ताकि वो एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष की छवि गढ़ सके और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। यानी कांग्रेस को हरियाणा जीतने का भरोसा तो है, लेकिन गठबंधन की कवायद वो रोकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए। और हरियाणा आपके अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए सुनवाते हैं आपको। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। यानी गठबंधन के लिए आप लोगों की तरफ से तैयारी है या आप लोग बिल्कुल अपने मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और कोई गठबंधन की अगर बात आती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। सर कितनी सीटें कुछ मांगी गई है? तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से लाइव टाइम्स ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कहा था। तो बता दें आपको कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का ये बयान सामने आया था। लोकसभा चुनाव के आधार पर दोनों पार्टियों की ताकत बीजेपी से ज्यादा
है। शायद इसीलिए जरूरी है ये गठबंधन। साथ साथ चुनाव लड़ने से विपक्षी वोट का बंटवारा नहीं होगा, यानी जो दो खेमों में बटेगा वोट, वो अगर साथ चुनाव लड़ेंगे तो बट नहीं पाएगा, उसका फायदा मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के एकजुट रहने का संदेश देने की शायद राहुल इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सामने राहुल के मजबूत विपक्षी नेता बनने की कोशिश। और प्रशांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या माना जाए, हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें तेज हो रही हैं, किस तरह से इसको लेकर सियासी सरगर्मियां इस वक्त? देखिए, गठबंधन की बात हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज की नहीं है, बल्कि लगभग 3 महीने से ये बात चल रही है। और जैसा कि जो उधर के प्रभारी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता हों या दीपक बावरिया कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा के हों, वो लोग पिछले 3 महीने से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई अभी तक नतीजा नहीं आया। और नतीजा नहीं आने का ही कारण था कि ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी 90 के 90 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी। लेकिन आज इस गठबंधन को हवा तब मिल गई जब राहुल गांधी ने इस पे बोल दिया और उन्होंने कहा कि गठबंधन होना चाहिए और एक साथ मिलकर गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए। तो जाहिर तौर पे एक बार फिर से बातचीत का ये सिलसिला शुरू होगा और इस सिलसिले में सीटें किसको कितनी मिलेंगी, जिसको लेकर लगातार दांव पे फंसा हुआ है, और किस सीट पे, कितनी सीट पे समझौता होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो कांग्रेस है वो लगातार बैठकों का दौर कर रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग कंटिन्यू अपने कैंडिडेट्स के कर रहा है। कल भी एक सवाल यहाँ पर यह भी बड़ा है कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है कांग्रेस में। खबरें ये भी आ रही है कि 30 से ज्यादा नाम पार्टी फाइनल कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उनका नाम का ऐलान किया क्यों नहीं जा रहा? क्या गठबंधन की वजह से कि शायद गठबंधन हो जाए तो उसके बाद उस हिसाब से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे? देखिए, 2-3 पेज हैं इसमें, दोनों 3 पेज को समझना पड़ेगा। पहला पेज जो आज खुल के सामने आया है वो गठबंधन की बात है। इसके पहले गठबंधन की बात नहीं थी और इस बात पे ज़्यादा विवाद था कि 3 जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, उनके अपने अपने कैंडिडेट्स थे और वो अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिलाने की होड़ में थे। और शायद यही वजह है कि जब दीपक बावरिया से और प्रभारियों से बातचीत नहीं बनी तो खुद कांग्रेस के आलाकमान खड़गे और राहुल गांधी को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा। और कल भी दौर सीईसी की बैठक की चली और आज भी चलने वाली है। कल जो है 49 सीटों पे लगभग चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं, जिसमें से अनाउंस ये तक कर दिया गया है कि 37 सीट जो है वो क्लियर हो चुका है और उसमें से 19 ऐसे लोग हैं जो पूर्व विधायक हैं। तो समझ सकते हैं कि एक एक करके सीटों को लेके बहुत ही गहराई से जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है। और उसी शॉर्ट लिस्टिंग के तहत ही आज भी शाम को 6 बजे जो है वो बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी रहेंगे, खड़गे रहेंगे। और देखना ये होगा कि गठबंधन की बात कहने के बाद से वो जो आज की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस तरह से की जाएगी और कितनी सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ने वाली है और क्या वो जो सीटें छोड़ी जाएंगी उस पर आम आदमी पार्टी जो है वो मानेगी या नहीं मानेगी। तो ये तमाम अगली कवायदे हैं जिन पे नज़र हमारी बनी रहेगी। प्रशांत, लेकिन जिस तरह से अब गठबंधन की चीजें सामने आ रही है, इससे पहले हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये कह चुकी थी कि सभी यानी 90 सीटों पर अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब गठबंधन की बात कही जा रही है। क्या माना जाए, क्या इसके जरिए पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी हम साथ हैं, या फिर जो वोटों का बंटवारा 2 जगह होगा उससे बच जाएगी पार्टी, उसका फायदा मिलेगा उसको यहाँ पर? देखिए, इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कई जगहों पे लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, कई जगहों पे नहीं भी किया था। तो गठबंधन की जो राजनीति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सुविधा अनुसार आप कह सकती हैं कि किया जा रहा है। और सुविधा अनुसार ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी एक बार फिर से बोला है कि पिछले 10 साल से लगातार पार्टी हरियाणा में जो काफ़ी मजबूती से रहती थी वो 10 साल से बाहर है। और शायद राहुल गांधी और वहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, उनको भी लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो जो अदर सीटें हमारे हाथ से खिसक
रही हैं उनको भी हम अपने पाले में कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने खुद इसमें आगे बढ़ के कदम उठाया है और उस कदम के तहत ही भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि हम इस बारे में सोचेंगे और क्या रणनीति बनाई जाए, कितनी सीटों पे समझौता किया जाए, ये आने वाले वक्त में हम निर्धारित कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 5 तारीख से प्रशांत, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे जानकारी लेंगे।